गांव का नाम पहाड़ों और रेतीले मैदानों के बीच बसा कुंदरा था। नक्शे पर शायद कोई बड़ी जगह नहीं, पर आसपास के गांवों में इसकी खबर अलग तरह से थी। लोग कहते थे कि कुंदरा का जमावड़ा तभी शांत रहता है जब चांद छिपा हो। जब पूर्णिमा आती थी तो हवाओं में कुछ ऐसा कड़कपन छिप जाता जिसका हल्का सा भी एहसास इंसान के रोंगटे खड़े कर देता। बच्चे रात को अपनी माए के पीछे छिपते, बूढ़े लोग खोलकर अपनी खिड़कियां बंद कर लेते, और कुछ लोग जो शहरों से आए होते कहते कि वहां की मिट्टी में कुछ पुराना और काला दफन है। कुंदरा की सीमा पर एक छोटी सी ढलान पर पुरानी पेड़ों के बीच एक खंडहर सा था। लोग उसे भैरव का आंगन कहते थे। 20 साल पहले उस जगह पर एक अजीब मानस था। कहते थे वहां एक बंगाली जोगी ने पड़धा खधा कर रखा था। न तो गांव का रहता, न पूरी तरह जंगल का। उसका नाम था बाबा भैरव, और उसके बारे में जितना कहा जाता उतना कम था। उन्होंने कभी किसी का इलाज नहीं किया, पर जिनसे युद्ध या इज्जत का मामला जड़ चुका वे बाबा के पास जाया करते। कोई बोले कि उसने सहारा दिया, कोई बोले कि उसने बदला दिलाया, पर सबकी एक ही बात रहती। बाबा के पास एक काले कागज का पुर्जा था जिस पर अक्षर नहीं, सिर्फ कुछ गोले और आकृतियां। वही आकृतियां जब रात में जलती थीं तो हवा कुछ अलग ही गूंजती थी। कहानी का असली नायक आदित्य था, 28 साल का, औद्योगिक शहर से लौटकर 2 साल पहले अपने नाना की जमीन संभालने आया। शहर में उसकी जिंदगी तेज थी, मोबाइल, नौकरी और रोज कुछ ना कुछ भाग दौड़। पर वह हमेशा गांव के किनारे से अजीब सी खिंचाव महसूस करता था, जैसे कोई भूल चुक कर रखी हुई चीज उसे वापस बुला रही हो। आदित्य के नाना के साथ एक पुराना झगड़ा हुआ था, एक जमीन का हिस्सा जिसे गांव के मुखिया और कुछ बड़े किसानों ने अपने कागजों में बदल दिया था। आदित्य ने नाना के लिए लड़ना तय किया। यहीं पर उसकी मुलाकात भैरव के आंगन के ऐतिहासिक किस्सों से हुई और सिलसिला शुरू हुआ। पहली बार जब वह भैरव के खंडहर के पास गया तो वहां ठंडी हवा के साथ एक चीर सी खटकी हुई आवाज आई, जैसे कोई दूर से भौंक रहा हो, पर आवाज इंसानी थी। आदित्य ने देखा कि आंगन के बीच मिट्टी में कुछ ताजा दबा हुआ था, मानो कोई अभी भी वहां कुछ दफना कर गया हो। उसने दरक कर देखा, एक छोटा सा लाल काला धब्बा, पर ज्यादा कुछ नहीं। गांव में वापस आते ही लोगों के चेहरे पर एक भय था। लोग उसे देखते ही दूरी बना लेते। वह जगह छोड़ दे, किसी बूढ़े ने कहा, वहां के साथ छेड़छाड़ शाप ला सकती है। आदित्य उस दिन अनसुनी बात मानता हुआ भी लौट गया, पर कुछ महीनों में चीजें बदलनी शुरू हो गईं। उसके नाना ने शहर के एक वकील के माध्यम से जमीन का मसला उठाया। उसी रात कुछ बिल्लियों की तरह के घुड़की की आवाज आई। अगली सुबह उनके नाना की गाय के चारों नुकीले पंजों पर घाव थे और उधर का कुआं सूख गया। ज्यों की त्यों, पर पानी का स्वाद बदल गया था। गांव वाले कहने लगे कि तुमने भैरव के साथ खिलवाड़ किया। आदित्य ने हंसते हुए कहा कि यह सब अंधविश्वास है, पर उसकी हंसी में एक बड़ा हल्कापन था। एक रात आदित्य ने तबीयत खराब महसूस की, तेज बुखार, गहरी थकान, और उस रात उसे सपना आया, एक पेड़ पर बैठे सफेद बाघ के आकार के 4 जीव, पर उनका चेहरा इंसान था। उनमें से एक ने उसकी ओर देखा और आंखों में ऐसी भूख थी कि आदित्य जाग गया। उसका पसीना छूट गया। उसने खिड़की खोली तो बाहर हवाओं में किसी ने धीरे से कहा, आजा, फिर आजा। आवाज मानो किसी पुराने साज पर बज रही हो। वह कुछ समझ नहीं पाया, पर उसकी रूह में अजीब सी बेचैनी घर कर गई। कहानी का दूसरा किरदार रवीना थी। गांव के स्कूल में पढ़ाने वाली। उसकी आंखों में हमेशा सवाल रहते थे। रवीना भी एक दिन गांव के पास भैरव के आंगन के पास गई। उसने देखा कि वहां नई खुरदुरी नालियां बन चुकी थीं, मानो किसी ने लंबे समय से जमीन खोदी हो। रवीना को बचपन में किस्से कहानियां कम सुनाई गई थीं। दाइना सनीचार और अमाला कमाला के किस्से, उन बाघ बच्चों की कहानियां जो जंगलों में पली थीं और इंसानों की तरह न रह पाईं। रवीना ने सोचा कि शायद कोई पुरानी चीजें जिनमें मानव प्रकृति को तोड़कर रखा गया हो, फिर से हिलने लगी हैं। एक हफ्ते बाद गांव में रात के समय कुछ अजीब हुआ। कई गाय तेज चिल्लाने लगीं, कुछ बकरियां खेतों से उखड़ी मिलीं
और एक बुजुर्ग ने बताया कि उसने एक विशाल छायादार आकृति देखी जो रात के अंधेरे में दो पैरों पर चल रही थी, पर उसका चेहरा धुंधला, बाल झड़ते हुए और आंखें आग सी जल रही थीं। अगले दिन खबर फैल गई कि एक तस्करी के गिरोह के 4 सदस्य गांव के पास भैरव की पुरानी कब्र खोदने गए थे और उनमें से एक लापता है। लोग कहते थे कि गिरोह ने जमीन खोदी, एक छोटी सी आयत निकाली और फिर जो हुआ वो सब अजीब था। एक तेज चीख और बाद में चारों ने भागे, पर उस गायब युवक का कुछ पता नहीं चला। लोग उसके पैरों पर सिर्फ कुछ बड़े बड़े नाखूनों के निशान पाए, न किसी जूतों के, न कोई मानवी। आदित्य यह सुनकर चौंक गया, क्योंकि वही रात वह भी भैरव के पास गया हुआ था, पर उसने खुद को कुछ और बताकर बचा लिया था। गांव में खौफ बढ़ा। कई लोग रात में अपने घरों में बंद रहने लगे। अन्य जगहों से कुछ युवा पुलिस में शिकायत करने गए, पर पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में सबूत कम ही मिलता है। पर रवीना ने देखा कि गायों के शव के पास कुछ चीजें जमी थीं। काली राख, कुछ सूखी पत्तियां और एक चोलियां सी टांग, जिसे गांव की बूढ़ी जादूगरनी गांव वाले मां हीरुआ कहकर पुकारती थी, प्रयोग में लाती थी। मां हीरुआ का कहना था कि कभी कभी लोग अपने घृणित इरादों को पूरा करने के लिए बाह्य माध्यम खोज लेते हैं। और बाह्य माध्यम क्या होते हैं? पुरानी कहानियां, डर और किसी के दर्द का दान। पर मां हीरुआ ने साफ कहा कि उसने कभी किसी को बदलने का व्रत नहीं किया, और अगर कोई कर रहा है तो वह गांव के लिए बड़ा खतरा है। आदित्य इस सब पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर उसकी भीतर की बेचैनी बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। कभी घर की दीवार पर खरोंच के निशान, कभी बिस्तर पर भूरे धब्बे। एक रात उसने अपने मोबाइल में खोदी हुई जगहों की तस्वीर निकाली और देखा कि उसी रात उसने जो तस्वीर ली थी उसमें पेड़ों की परछाइयों से कुछ अजीब सी आकृति बन रही थी, जैसे किसी ने कैमरे के सामने हाथ हिलाया हो। वह तस्वीर देखकर उसके अंदर एक खौफ जागा, पर वह झुका नहीं। उसने निर्णय किया कि वह असलियत का पता लगाएगा। हमारे गांवों की कहानियों में अक्सर एक ऐसा पात्र होता है जो जैसा नजारा वैसा असर की मिसाल बन जाता है। वो होता है मानव का अंधविश्वास, पर इस कहानी में कुछ और था। यह शाप और काले रस्मों का मिला जुला था, जिसे कुछ लोग काला करामत कहते हैं। काले करामत के बारे में गांव की पुरानी किताबों में यह लिखा मिलता था कि कोई इंसान जो अत्यधिक घृणा या बदले की भावना में डूबा हो, वह किसी जानवर के साथ आत्मिक या प्रतीकात्मक बंधन जोड़ ले। यह बंधन हंसी खुशी की चीज नहीं, बल्कि आत्मा का पिंजरा बन जाता है। किस्सों के अनुसार ऐसी रस्में पहले से नजरअंदाज कर दी गई थीं, पर जब मन में घृणा और जंगल की गहरी गंध मिलती है तो कुछ लोग फिर से ऐसे पथ पर चल पड़ते हैं। आदित्य ने मन ही मन तय किया कि वह उन 4 तस्करों की जानकारी करेगी। शायद वही उसका जो हुआ था। पर जब वह पुलिस के पास गया, तब खबर आई कि गांव के बाहर एक बूढ़ा मानव मिला है। उसके मुंह पर गहरे नक्शब्द और बालों से भरा चेहरा। पर अधिक अजीब बात यह थी कि उसके गले पर कुछ ऐसा निशान था जो किसी गले के काटने जैसा लग रहा था। गांव में अफवाहें उड़ने लगी कि भैरव का श्राप अब किसी और पर गिरा। पर खेल की खामोशी तब टूटी जब उस दिन रवीना ने खुलासा किया कि जो बूढ़ा मिला था वह उन तस्करों में से एक नहीं, बल्कि गांव के ही एक युवक का चिरपरिचित चेहरा था। उसका नाम मनोज था, जो कुछ महीने पहले लापता था। मनोज की आंखों में इंसानी भाव नहीं थे, वे एकदम बर्फीली और खाली थीं। डॉक्टरों ने कहा कि यह कुछ विष या मानसिक विकार का असर हो सकता है, पर गांव वालों के मन में एक ही बात थी, यह शाप का असर है। जब गांव का भय चरम पर पहुंचता है, तब किस्से और जरूर मानवों की वीरता की कहानियां बनते हैं। आदित्य और रवीना ने मिलकर पुराने लोगों से बात की। उनमें से कुछ ने बताया कि भैरव के जीवन काल में उसने किसी को श्राप दिया था। एक बार उसने गांव की जमीन पर खुदाई की थी और कोई संकेत पाया था जो विरोधियों के आत्मा दृश्यों से जुड़ा था। कुछ बूढ़े बोले कि भैरव ने कभी किसी को साधने के लिए जंगल में रक्त रहित पूजा कराई थी, जो कि बोलचाल की भाषा में सिर्फ एक संकेत होता था, जिसे तुम मारोगे वह तुम्हारे भीतर ही लौटेगा। पर जवानों के कानों में
यह सब डरावनी बातें जैसे खून की तरह रगड़ने लगीं। रवीना ने जो सबसे खतरनाक बात बताई वह यह थी कि गांव के पास की एक पुरानी पुस्तक में लिखा था कि कभी कभी लोग रूपांतरण पुकार का प्रयोग करते हैं। यह कोई मंत्र नहीं, बल्कि एक विचार होता है जो कई लोगों की मान्यताओं से मिलकर असर डालता है। मान लो, अगर सैकड़ों लोगों का मानना है कि उस आदमी के अंदर जानवर है, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर वह खुद को वैसा दिखाने लगता है। पर कहानी यहां सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं रुकती। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनका कोई तार्किक व्याख्या नहीं दी जा सकी। किसान के खेत में जंगली पशु के पंजों के निशान थे, पर निशान के भीतर मानव के तलवे की आकृति भी दिखी। कुछ लोगों का चेहरा कट गया था, पर किसी ने खून नहीं देखा, जैसे कि कोई किसी और तरह से परास्त हुआ हो। आदित्य ने गांव के झरने के पास उस आयत की खुदाई की जगह पर जाकर देखा कि वहां एक छोटा सा पत्थर निकाला गया था, जिस पर बहती हुई कुछ आकृतियां बनी थीं। मानव और जानवर का अंश एक दूसरे में गुथा हुआ था। वह पत्थर जब रवीना ने हाथ में लिया तो उसकी हथेली में कुछ ठंडक सी दौड़ गई, और उसी रात उसकी मां ने सपना देखा कि रवीना के बाल सफेद हो रहे हैं। सपना बहुत सामान्य नहीं था। उसमें एक पंक्ति बार बार दोहराई जा रही थी, जो जोड़ता है वही छूटेगा नहीं। जब गांव में असहायता बढ़ती गई, तब कुछ लोगों ने फैसला किया कि वे भैरव के खंडहर को पूरी तरह से जला देंगे। अगर राख हो जाएगी तो वो काली बात खत्म हो जाएगी। पर मां हीरुआ ने चेताया, कुछ चीजें राख से भी नहीं मिटती, और जो राख बनती है वह अक्सर हवा के सहारे और भी दूर फैलती है। गांव के कुछ युवाओं ने मां की बात नहीं सुनी। रात के एक भाग में उधर गए और आग लगा दी। अगली सुबह गांव में चीख चली। उस आग ने एक पत्थर से कुछ पुरानी चीजें उघाड़ दी थीं, और उनमें से एक पत्थर के नीचे एक छोटा लॉकेट निकला। लॉकेट में एक काली रेखा थी और उस पर कुछ रक्षात्मक चित्र बने थे। गांव वालों ने लॉकेट को लेकर भाग बचे, और आखिरकार उसने पुलिस को दिखाया। पुलिस ने उसे फोरेंसिक लैब में भेजा, पर लैब के लौटा कर कहने का तरीका ठंडा था। यह कोई आधुनिक वस्तु नहीं, बल्कि किसी पुरानी कला का नमूना है। लॉकेट के मिलने के बाद गांव में कुछ और अजीबियां हुईं। लोगों के पालतू अचानक शीतल और डरावने हो गए, और रात में कुछ संगीत सी नकली धुन सुनाई देती। ऐसा संगीत जिसमें कर्कश ध्वनि के साथ किसी प्राचीन मंत्र का स्वर घुला था। आदित्य और रवीना ने तय किया कि वे इस मामले को वैज्ञानिक तरीकों से और लोक कथाओं के माध्यम से समझेंगे। पर गांव के मुखिया का व्यवहार बदल गया। वह तेजी से मस्तिष्क में कुछ बदलते हुए दिखा। मुखिया के बेटे की तबीयत बिगड़ी, और कुछ सप्ताह में वह शिकारियों की तरह बदलता गया। उसके चेहरे पर बाल उगाए, नाखून नुकीले हो गए, और उसकी चाल में कुछ जानवरपन आ गया। डॉक्टरों ने कहा कि यह मानसिक विकार हो सकता है, पर गांव की आंखों में वह शाप का पहला प्रमाण था। इसी बीच शहर से एक युवक आया, डॉ सहगल, एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जिसने बच्चों के फॉलनेस केस जैसे टीना सनीचार और अमलास कमला जैसी रिपोर्टों पर काम किया था। वह गांव के केस में दिलचस्पी लेकर आया, और उसने कहा कि वह किसी भी तरह के सुपरनैचुरल दावे को नहीं मानता। उसे तथ्यों की जरूरत है। पर उसने गांव के पालतू पशुओं और मानवों के बालों का नमूना लिया, और परिणाम थोड़े अजीब थे। कुछ केसों में हाइपरट्रिचोसिस की तरह बाल उगने की रिपोर्ट थी, पर कुछ मामलों में बाल तो थे ही नहीं, पर शरीर के व्यवहार में जानवरों जैसा परिवर्तन देखा गया, जो न्यूरोबायोलॉजी से सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। वह कहता रहा कि यहाँ सामाजिक धारणा और रक्षा प्रवृत्ति के मिश्रण ने भयानक प्रभाव डाला है। आदित्य और रवीना ने गांव वालों की कहानियों से भी कई संरचित सबूत इकट्ठा किए। किसी ने बताया कि भैरव ने कुछ पुराने कपड़ों में रक्त नहीं, बल्कि कुछ जड़ी बूटियां और एक मिट्टी का मिश्रण रखा था। किसी ने बताया कि वह उस जगह पर कबूलनामा लिखने की रस्म कराता था। पर असल में जैसे ही उन्होंने उन चीजों की खुराक और तरीके पूछे, तो सभी बातें अस्पष्ट हो जाती। कोई साल, कोई तरकीब, कोई अलग तरीका। यह दिखा कि वास्तविक और मानसिक के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। पर डॉक्टर सहगल की जांच ने एक और बात दिखाई। गांव के कुछ लोगों के खून में एक दुर्लभ
रासायनिक तत्व पाया गया, कुछ जंगली जड़ी बूटियां जो दूर के जंगलों में केवल कुछ प्रकार के कवचधारी पौधों में मिलती थीं। किस तरह वे पौधियां गांव तक पहुंची, इसका सीधा जवाब नहीं था। इसी बीच गांव में एक रात आदित्य के घर के पास अचानक हमला हुआ। उसके नाना को गहरे खरोंच आए और चौखट पर कुछ अनजानी बूंदें मिली। पूरा गांव हिल गया। वे लोग जो पहले स्केप्टिक्स थे अब डर के मारे रोने लगे। आदित्य ने तय किया कि अब वह चीजों को खत्म करेगा। वह भैरव की पुरानी कब्र तक गया, एकदम अकेले। पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि कब्र के पास एक छोटा सा चक्कर बना हुआ था जिसमें 4-5 जंगली वस्तुएं रखी थीं। सब कुछ बहुत पुराना और सूखा हुआ। उस हवा में जैसे कुछ हंसा था। वह घबरा गया, लेकिन कोई उससे बात कर गया। वह आवाज वह नहीं थी जो कभी इंसानी थी। तू आता ही है, आवाज बोली। आदित्य घबरा कर पलटा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ दूर एक छाया चली गई और उसी छाया के साथ एक सफेद सा पशु गायब हो गया। आदित्य को कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने वापस घर की ओर चलते समय देखा कि उसके दाएं हाथ पर कुछ निशान थे। न कोई घाव, पर त्वचा के भीतर कुछ जैसे कांप रहा था। उस रात से आदित्य की नींद गायब हो गई। उसे बार बार वही सपना आता कि उसकी आंखों के सामने वे 4 सफेद जंगली बैठे हैं, पर वे अब और भी ज्यादा इंसानी दिखाई देने लगे। एक रात उसके नाना ने उसे उठाकर बताया कि गांव वालों ने निर्णय लिया है कि भैरव के खंडहर पर किसी भी हालत में नहीं जाना। पर कुछ लोग जो डर का सामना करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने एक नियंत्रित रस्म की योजना बनाई कि वे किसी विद्वान को बुलाएंगे जो ऐसी शक्तियों का सामना कर सके। पर मां हिरुआ ने फिर चेताया, विद्वान जैसे आग में तेल फेंक दें तब भी आग की दिशा बदल सकती है। फिर एक रात गांव में उस राजनैतिक तबाही की तरह चीज हुई। मुखिया के बेटे ने अचानक गांव पर हमला कर दिया। वो ना तो आदमी था न जानवर। उसकी चाल झटकेदार और घातक थी। उसने 2 भेड़ों को मार डाला और अपने हाथों में खून अटका हुआ लेकर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे पकड़ा और उसे बांधकर गांव के पंडाल में रखा। उसका रूप बदला हुआ था। चेहरे पर लंबे बाल, आंखों में अजीब चमक और आवाज में हड्डियां खड़कती हुई सी आवाज। किसी ने कहा कि उसे घर में बंद कर दो, किसी ने कहा कि उसे जंगल में छोड़ दो। पर आदित्य ने देखा कि उस आदमी की आंखों में अभी भी कहीं वह इंसान बसा है जो पहले था। वह इंसान चीखता नहीं था, पर उसकी सांसें अनियंत्रित थीं। रवीना ने पास जाकर देखा और कह दी कि वह किसी तरह के मानसिक भ्रम में भी है। पर साथ में वहां कोई गंध थी, जंगली गंध, मिट्टी की गंध और कोई पुरानी चीज। रवीना ने अपनी आंखों को मोड़ लिया और उसने कहा, यह केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं है, यहां आत्मा बन चुकी है। ऐसी स्थिति में कुछ भी तर्क से हल होना मुश्किल है। गांव के कुछ लोगों ने शहर के पुराने इतिहास की किताबें निकाली और उन्हें 1 साल पुराना कागज मिला जिसमें भैरव और उसकी पूजा की कुछ बातें लिखी थीं। पर उन शब्दों में एक वाक्य बार बार दिखता, जो खाएगा वही बनेगा। एक पुरानी गीत की पंक्ति जिसका मतलब था कि जो कोई खुद को प्योर नहीं रखता वह दूसरे की आत्मा का गुलाम बन जाता है। गांव में अब सिर्फ एक ही सवाल बचा था, क्या ऐसे शाप को रोका जा सकता है? और अगर रोका जा सकता है तो कौन करेगा? दूसरी ओर डॉक्टर सहगल ने बताया कि वह इस मामले को वैज्ञानिक दायरों में रखना चाह रहा है। उसने गांव वालों से कहा कि वे जिन लोगों को ऐसा बदलाव हुआ है, हमें उनके हार्मोन, खून और दिमाग की स्कैन करनी होगी। पर गांव वालों का भरोसा टूट चुका था। वे डरते थे कि खबरें फैलेंगी और लोग गांव को ताना मारेंगे। पर मुखिया ने आखिर में कहा कि वे शहर के डॉक्टरों को बुलाएंगे, पर उसका इरादा शायद और भी अलग था। वह चाहता था कि इस बदलाव का इस्तेमाल वह अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए करे। मानव स्वभाव की सबसे अंधेरी बात यही है, जब डर गहरा हो तो लोग अपने आप को बचाने के नाम पर और भी बर्बर हो जाते हैं। कई रातें बीत गईं। कुछ लोगों की तबीयत सामान्य हुई, कुछ और गहरे गए। पर एक पूर्णिमा की रात सब बदल गई। उस रात चांद पूरे गोल और खून रंग जैसा निकला। गांव की हवाओं में अजीब गंध फैली। एक जोरदार चीख सुनाई दी जो मानो बहुत पुराना गुण था।
आदित्य और रवीना ने देखा कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घेरा बन चुका है और उसके बीच में मुखिया का बेटा अपने आप में लिपटा हुआ बैठा है, पर उसके चारों तरफ खून की तरह लाल मिट्टी बिखरी हुई थी। लोगों ने देखा कि उसके भीतर लगातार बदलाव आ रहे हैं। दिन और रात के बीच वह चिल्ला उठा और तब अचानक शांत हो गया। रवीना धीरे से भाग कर आई और बोली कि हमें अब बस से काम करना है, उस लॉकेट की असलियत समझनी होगी। उसने बताया कि लॉकेट के पीछे एक कथा थी कि वो किसी ने मनुष्य और पशु की आत्मा को बांधने के लिए बनवाया था, पर आकर्षक बात यह थी कि यह बांधना तभी पूरी तरह कार्य करता था जब पूरे समाज की सहमति काम में आ जाए, अर्थात गांव का डर और मान्यताएं उस बंधन को और भी मजबूत कर देती थीं। आदित्य ने तय किया कि वे लोग अब गांव के पुराने तालाब के किनारे जाएंगे, जहां एक पुराना पेड़ था जिसे लोग कपाल वृक्ष के नाम से पुकारते। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी की एक परत थोड़ी अलग रंग की थी, जैसे किसी ने वहां कुछ दफना रखा हो। उन्होंने खुदाई की और वहां एक छोटी मंदिर सी वस्तु निकली, पर वह वस्तु एकदम साइलेंट थी। जैसे ही रवीना ने उसे हाथ में लिया, अब दोनों के कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम दोनों ही वह हो जो मेरे दिल के पास आते हो। पर यह आवाज मानवी नहीं थी। रवीना ने तत्काल निर्णय लिया। उसने कहा कि वे इसका अध्ययन डॉक्टरों के साथ करेंगे और साथ साथ गांव वालों को भी बताएंगे कि डर ही शाप बन रहा है। पर उसी रात अचानक गांव की धरती कंप गई और एक काली आकृति उसी तालाब से बाहर निकली। उसकी चाल जानवरों जैसी थी, पर शरीर मानवीय। लोगों ने उसे देखा और भाग खड़े हुए, पर जो सबसे अजीब था वह यह कि जब वह काली आकृति रोक कर देखा गया, उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, उसकी आवाज अब मनुष्यता में थी, तुमने जो उठाया है उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी अपनी तरह बना दूंगा। आदित्य ने साहस करके उससे कहा, क्यों, हमने क्या किया? पर उसकी आवाज में अब केवल एक चीख रह गई। वह आकृति फिर बोल पड़ी, मैंने तुम्हारे पूर्वजों की गलती देखी। वे जंगल से जो लिया उसे वापस नहीं किया। मैं उस लेन देन का परिणाम हूं। तुम जो भी लो वह तुम्हें लौट कर जाएगा। उसे देखकर रवीना की आंखों में आंसू आ गए, पर वह समझ गई कि यह बात केवल भौतिकता की नहीं बल्कि आत्मिक न्याय की है। तब आदित्य ने कहा कि वह उस लॉकेट को वापस रखेगा और वे सब मिलकर लॉकेट को उसी जगह पर दफना देंगे जहां से उठाया गया था, पर इस बार सच्चा इरादा रखकर कि वे फिर कभी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। जैसे ही वे लोग लॉकेट को वापस दफनाने के लिए जड़ों को सहला रहे थे, उस काली आकृति ने अपने हाथ फैलाए और एक अंतिम चीख दी, पर उसकी चीख में अब मानवीय दर्द का भी भाव था। हवा में कुछ चमक गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव की रातों में थी कि जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि मुखिया का बेटा सामान्य सा लग रहा था। उसके हाथ का बाल घट रहा था, उसकी नजरें वापस आ रही थीं। कुछ लोगों के पैरों पर हुए घाव भर गए थे। गांव ने राहत की सांस ली, पर कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर सहगल ने गांव के कुछ नमूने लेकर रिपोर्ट दी। उनमें कुछ विषैले पौधों के अवशेष मिले थे जो कि विशिष्ट प्रकार से मनोवैज्ञानिक उत्तेजना दे सकते थे, पर ऐसे तत्वों का अकेला होना किसी को बदला हुआ इंसान नहीं बनाता। उसने कहा कि यहाँ समूह मनोवैज्ञानिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रदूषण का मिला-जुला असर था, और साथ में पुरानी चीजों को छेड़ने से लोगों के डर ने आत्माओं की तरह काम किया। वहीं रवीना ने गांव में काम करना जारी रखा। उन्होंने हर घर में जाकर बच्चों को बताया कि डर साझा करने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। एक एक घर से उन्होंने भीतरी अंधेरों को बाहर निकाला।